जय हिंद बच्चों। तो हम लोगों ने अंसाल्व की 2 क्लासेस कर ली है इससे पहले। आज हमारी अंसाल्व की तीसरी क्लास होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन दोनों क्लासेस को नहीं देखा तो जाकर के पहले उनको देखिए, फिर इस क्लास को भी आप देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो हमारा अंसाल्व ये तीसरा है सेट, इसमें का पांचवा, बाकी क्लास हमारी तीसरी है। इसका सेट नंबर है 2024 का है ये 824 IN। तो अगर आपके पास अनसॉल्व है तो आप डायरेक्ट वहां से जाकर के क्वेश्चन को वहां से देखिए, बाकी सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालनी है। ये सवाल काफी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको समझना पड़ेगा कि पूछा क्या गया है वास्तव में, है ना। सवाल अक्सर से मतलब होते हैं कि या तो आपसे प्रतिबिंब की दूरी पूछ लेता है या वस्तु की दूरी कुछ ऐसा पूछ लेता है। इसमें आपसे ना प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई ना वस्तु की दूरी पूछी गई। इसमें पूछा गया है कि प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी। मतलब इसमें हमें निकालना है v माइनस यू, ये निकालना है हमको, ये चीज चाहिए। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं। तो सवाल में कहा गया कि फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर और लेंस कौन सा है उत्तल लेंस। तो हमें पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। तो हम लिखेंगे F बराबर प्लस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा है, वास्तविक है। तो देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे आवर्धन का फार्मूला। लेंस के आवर्धन फार्मूला क्या होता है, m बराबर v अपॉन यू। ठीक, अब इसमें दो बातें आपको याद रखनी। कहा गया कि बराबर आकार का है और वो कैसा है, वास्तविक है। तो हमने आपको एक बात बताई थी जब हम इसकी कॉन्सेप्ट वाली क्लास पढ़ाए थे। तो अगर कभी ये कहा जाए कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु के बराबर, है ना, प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर आकार का है, तो उसका आवर्धन कितना होगा। आवर्धन हमेशा क्या होगा, आवर्धन होगा 1, है ना। जब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा तो आवर्धन क्या होगा, 1 होगा। और एक बात इसमें याद रखनी है कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन क्या होगा, तो वो आवर्धन होगा नेगेटिव। तो बस इतनी बात आपको इसमें समझनी थी कि आवर्धन का मान क्या होगा। अब ये वाला मान यहाँ पे रख दीजिए। तो एम की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस का 1 बराबर v बटे यू। इसको तीसरा गुणा कर देंगे तो बन जाएगा u बराबर v, यानी माइनस यू बराबर v। या फिर को कह दे कि v बराबर माइनस यू। तो हमको क्या मिल गया, v का मान मिला u के पदों में, है ना। v का मान मिला u के पदों में। ठीक, चलिए अब हम लगाएंगे लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, इस सूत्र की सहायता से इसको हम हल करेंगे। क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे मान रखिए f की जगह क्या लिख देंगे, 10 बराबर v का मान ये रखना है। v की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का u, और ये माइनस का u को हम u लिख देंगे और v की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का u लिख देंगे। इन दोनों का लासा निकालेंगे तो बन जाएगा 1/10 बराबर लासा कितना आ जाएगा u। तो जब u को वहां जाएंगे तो जाएगा 1 बार और ये माइनस का 1 बार। ठीक है, लेकिन ये भी माइनस का बटे u। तो 1/10, ये -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और बटे में क्या है, u। ये u है, ठीक है, v नहीं, ये u है। एक मिनट, ये है u, अरे ये u का मान है। ठीक है, आप इसको u समझना। अब देखिए हमको क्या करना है, u निकालना है तो इसको तीसरा गुणा करिए। तो ये u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 गुणे 10, यानी u का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक, u का मान क्या आया, माइनस का 20। अब इसकी सहायता से अगर हम देखें तो जब u का मान आया है, u का मान मिल गया, अब लिखेंगे तब v बराबर माइनस यू से। अब इसकी सहायता से देखेंगे तो यहाँ पे रख दीजिए मान। तो v बराबर माइनस, और u का मान क्या है, u का मान है माइनस का 20। तो v का मान क्या आ जाएगा, प्लस का 20।
तो v का मान आया +20 और u का मान क्या आया -20। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है v माइनस यू। तो v माइनस यू बराबर हो जाएगा, देखिए v की जगह तो 20 माइनस का है ना, माइनस और u का मान क्या है -20, ये हो जाएगा -20। तो ये हो जाएगा 20 और +20 यानी v माइनस यू का मान क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है, ठीक है। मतलब ये निकालना था इसमें हमें 40 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन इसका सही है। तो पहला सवाल बहुत बढ़िया था, ठीक है, सवाल काफी अच्छा था। ऐसे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं तो अधिकांश बच्चे इसको छोड़ के ही आते हैं, या तो गलत करके आएंगे या छोड़ के आएंगे। चलिए अगला सवाल हमारा दूसरा है, ये पहला हो गया, दूसरा हम यहाँ पे ले रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, ये हमने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से। पूछा गया कि उत्तल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन तो ये कितना होता है, ये होता है हमेशा धनात्मक। पहली बात अगर पूछा जाए कैसा होगा, धनात्मक होगा, और धनात्मक एवं 1 से कम, ठीक है। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा कितना होता है, धनात्मक होगा और 1 से कम होगा। तो इसमें मतलब ये नहीं पूछा कि धनात्मक या ऋणात्मक, बस इतना पूछा है कि 1 से कम होगा या ज्यादा, तो हम कह देंगे कितना है 1 से कम, यानी इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की क्षमता क्या होगी। इस लेंस की क्षमता क्या होगी, ठीक। ये सवाल है, ये भी है तो बिल्कुल छोटा सा, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अक्सर बनते हैं लेंस की क्षमता से, ठीक है। तो देखिए हमसे कहा गया कि एक अभिसारी लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अभिसारी हम किस लेंस को बोलते हैं। तो जो उत्तल लेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस वास्तव में दिया गया है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, अभी अभी बताए हैं। तो हम लिखेंगे F बराबर प्लस का 20 सेंटीमीटर, है ना। F की वैल्यू ये दी गई है आपको प्लस का 20 सेंटीमीटर। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालना है इसकी क्षमता, यानी P का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे P बराबर 100/F से, ये इसका फार्मूला होता है लेंस की क्षमता का, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे रख दीजिए मान, तो P बराबर 100 और F का मान क्या है 20, 20 पंजे 100, यानी कितना आ जाएगा 5, और इसका मतलब क्या होता है डायोप्टर, 5 डायोप्टर, ठीक। ये इसका आंसर है 5 डायोप्टर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला सही है बिल्कुल। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिया है एक बार प्लस का 5 डायोप्टर और एक दिया है माइनस का 5 डायोप्टर। तो अगर आपको ये बात नहीं पता ना कि अभिसारी लेंस कौन सा होता है, तो आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि इसका आंसर प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि अभिसारी का मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस। जब उत्तल है तभी एफ का मान हम क्या रखेंगे, प्लस का रखेंगे, और जब प्लस का रखेंगे तो क्षमता भी कैसी आएगी, धनात्मक आएगी। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो कैसी होती है, धनात्मक या ऋणात्मक, या फिर ऐसे पूछ ले कि अभिसारी लेंस की क्षमता कैसी होती है। अधिकांश प्रश्न क्षमता से ही पूछ जाते हैं कि अभिसारी लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक या फिर ऋणात्मक। तो जब बात आएगी अभिसारी की तो हम कहेंगे धनात्मक, और जब बात आएगी अपसारी की तो हम कहेंगे ऋणात्मक, ठीक। नोट करिए इनको। चलिए तीन सवाल हमारे हो गए, हम करेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, इसमें बस एक छोटी सी मतलब बात है। इसमें कहा गया कि जब एक श्वेत प्रकाश की किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होगा, ठीक है। आपने ये वाला चित्र पढ़ा होगा,
ये एक मान लीजिए प्रिज्म है, ठीक। ऐसे जब सफेद प्रकाश किरण ऐसे यहाँ से आती है, टकराने के बाद ये ऐसे जब निकलती है, निकलने के बाद ये 7 रंगों में बढ़ जाती है ना, ऐसे, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। 2 2 4 2 6 मान लीजिए, और ये इस तरह से 7 रंग में बढ़ती है। तो 7 रंग में बढ़ने के बाद क्या होता है, इसमें यहाँ पे कैसे वो बनती है ना, विबग्योर जिसे हम कहते हैं, इस फार्मूले से याद रखते हैं ऐसे। तो मतलब क्या है कि लाल रंग सबसे ऊपर होता है, ठीक, और बैगनी रंग क्या होता है, सबसे नीचे। तो ये जो बैगनी रंग है, इसके लिए विचलन कोण का मान क्या होता है, अधिकतम। यह यूं लिखिए कि विचलन अधिकतम होता है, मतलब बैगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है और लाल रंग का विचलन क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है, न्यूनतम विचलन, ठीक है, बस इतनी सी बात। तो सवाल में पूछा गया है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम किसका है, लाल, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगर सवाल में यही पूछ लेता कि किस रंग का विचलन अधिकतम होगा, तो हम क्या कहते हैं, बैगनी, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न आपको यहाँ से तैयार कर लेने हैं। अगला सवाल बहुत बढ़िया है, ये हमारा था 5वां, अब हम पढ़ेंगे, सॉरी वो चौथा था, ये 5वां प्रश्न है। ये 5वां में कहा गया कि किसी पदार्थ की लंबाई l तथा क्षेत्रफल a के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। फिर इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई 2l तथा क्षेत्रफल a/2 है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पिछले बार भी पूछा गया था, ठीक है। इस फार्मूले पे, मतलब इस कंसेप्ट पे हमेशा सवाल एक आता है। तो हम लिखेंगे, माना जब तार की लंबाई l तथा क्षेत्रफल a है, तब r बराबर रो l/a से, ठीक। तब इसका प्रतिरोध दिया गया कितना, तब कहा गया कि r का मान 4 है, r बराबर 4 ओम दिया गया है। तो हम r की जगह यहाँ पे ये फार्मूला होता है, ठीक है, r की जगह हम 4 रख देंगे, बन जाएगा 4 बराबर रो l/a, इतना। फिर कहा गया कि लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, तो हम लिखेंगे जब तार की लंबाई 2l तथा क्षेत्रफल a/2 कर दिया जाता है, तब, मतलब हमें एक बात पता है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर डिपेंड होता है और क्षेत्रफल पर डिपेंड होता है। तो इसमें कहा गया कि लंबाई को बढ़ा दिया गया, मतलब लंबाई बढ़ाई गई तो क्षेत्रफल बदल जाए, सॉरी, लंबाई इसकी बढ़ाई गई है तो मतलब इसका क्या होगा, प्रतिरोध बदलेगा, और क्षेत्रफल को घटाया गया है तब भी प्रतिरोध बदलेगा। तो मतलब जब भी लंबाई और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन किया जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, चालक जो तार होगी उसका प्रतिरोध बदल जाएगा, ठीक। तो हम कहेंगे अब r बराबर रो l/a से, फिर से ही फार्मूला लगाएंगे। अब इस बार हमें r का मान निकालना है, तो हम लिखेंगे r बराबर, रो का मान नहीं बदलता, ठीक है, जब तक पदार्थ नहीं बदलेगा तब तक रो का मान नहीं बदलेगा। तो इसमें कहा गया कि उसी पदार्थ की है तो रो का मान 2 रह जाएगा। अब इस बार l का मान क्या है, 2l है, मतलब l की जगह रखना है 2l और क्षेत्रफल की जगह क्या रखना है, a/2, इतना हो जाएगा। अब ये वाला 2 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, तो बन जाएगा r बराबर रो, और ये 2 दूनी 4, तो बन जाएगा 4l/a, ठीक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r बराबर 4 को बाहर निकालिए 4, और ये बन जाएगा रो l/a, कितना बना। अब जरा समीकरण इसको 1 मान लीजिए, ठीक, और इसको 2 मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे क्या, समीकरण 2। तो अगर हम यहाँ से देखें, इन दोनों को एक बार देखिए, ये लिखा है रो l/a और यहाँ पे क्या लिखा है, रो l/a, तो इस रो l/a के मान को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 से रो l/a का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो जैसे मान रखेंगे तो बन जाएगा r बराबर 4, और देखिए इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे 4, तो जाएगा 4 × 16, यानी r का मान क्या आ जाएगा, 16 ओम, ठीक है। ये बहुत बढ़िया सवाल था, करिए इसको अपनी कॉपी में लिखिए, नोट करिए। ये 5वां हो गया। 6वां सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी
परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। मतलब यहाँ पे 4 फार्मूले हमें दिए गए हैं। मतलब ये पूछा गया है शक्ति का फार्मूला कौन सा नहीं है, बस इतना सा। शक्ति का सूत्र नहीं है, ये बताना है आपको। अगर आपको पता है, हमने पढ़ाया है कि शक्ति के 3 सूत्र होते हैं। पहला ऑप्शन है I²R, दूसरा ऑप्शन है VI, तीसरा ऑप्शन है IR², और चौथा ऑप्शन है V²/R। ठीक है, तो देखिए इसमें ये वाला जो है ये भी शक्ति का फार्मूला है, ये भी शक्ति का फार्मूला है, ये भी शक्ति का फार्मूला है। ये जो है ये शक्ति का फार्मूला नहीं होता, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक, वो दोनों मतलब तीनों जो लिखे हुए हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, वो तीनों ही क्या है, शक्ति के फार्मूले हैं। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगला सवाल है, किसी धारावाही चालक के कारण इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। चलिए सातवां हम यहीं पे करवा देते हैं। ये छठवां था, सातवां है। अच्छा चलिए सातवां यहाँ करवाते हैं, इसको मिनट के अंदर लिखते हैं, इसको लिखिए, फिर सातवां हम करते हैं ऊपर। सातवां कहा गया कि किसी धारावाही चालक के कारण किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये फार्मूला है, ये होता है B बराबर μ0/2π और ये होता है I/R। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो इसमें पूछा गया कि धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पता चलता है कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम कह देंगे अतः B का मान R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बस इतना ही पूछा गया था। तो इसमें कुछ बातें आपको बता दी है। जो μ0 लिखा हुआ है ना, μ0, इसे हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है इसको। और कभी कभी इसका मान आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका मान होता है μ0 बराबर ये होता है 4π × 10⁻⁷। ठीक, इतना इसका मान होता है, 4π × 10⁻⁷। और इसका अगर मात्रक निकालेंगे तो बन जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर इंटू मीटर बटे एम्पियर। हाँ, तो इसका मात्रक हो जाएगा वेबर इंटू मीटर और प्रति में क्या आ जाएगा, एम्पियर। ये इसका मात्रक है। तो ये इतनी बात आपको याद रखनी कि इसका मात्रक क्या होता है और इसका मान क्या होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल हमारा है केमिस्ट्री से। ये फिजिक्स के क्वेश्चंस थे अभी तक, अब हम केमिस्ट्री पे आते हैं। इस सेट का 8वां सवाल और केमिस्ट्री का पहला सवाल, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति होती है, हाइड्रोजन आयन की यानी कि H+ की प्रकृति कैसी होती है, आपसे ये पूछा गया है। तो ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि मतलब ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो बस इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अम्लीय हो जाएगी। अगला सवाल पूछा गया कि धामन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसके लिए आपको धामन सोडा का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। धामन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या ये पूछा गया है। तो इसके लिए हम लिखेंगे पहले धामन सोडा का फार्मूला। तो धामन सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 और यहाँ पे डॉट लगा के होता है 10H2O। ठीक, ये इसका फार्मूला है।
तो इसमें जल के कितने अणु दिख रहे हैं आपको? 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। ठीक, ऐसे करना था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी अधातु है? निम्न में से कौन सी अधातु है? अधातु बताना है आपको। पहला ऑप्शन दिया गया है क्रोमियम, तो हमें पता है क्रोमियम एक धातु है। दूसरा है Fe2+ यानी आयरन, आयरन भी क्या है? एक धातु है। तीसरा ऑप्शन है हीलियम और चौथा ऑप्शन है मरकरी, तो मरकरी भी एक धातु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम, जो कि क्या है? एक अक्रिय गैस। ठीक, ये एक धातु है। अगला सवाल है हमारा 11वां, कि धातुओं के लिए कौन सा मतलब जो दी गई बातें हैं उसमें से कौन सी बात धातुओं के लिए सत्य नहीं है? देखिए, इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कि धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। दूसरा ऑप्शन है धातुएं धनायन बनाती हैं। तीसरा ऑप्शन है धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। और चौथा ऑप्शन है धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। तो अगर हम पहले वाले ऑप्शन को ध्यान से देखें, पहला क्या लिखा है कि धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। तो ऐसा नहीं है, धातुएं जो होती हैं वो आयनिक यौगिक का निर्माण भी करती हैं, वो सहसंयोजी यौगिक का भी निर्माण करती हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल हो जाएगा गलत। चलिए, तो 11वां तो हमने ऐसे ही बता दिया, उसमें कुछ करना नहीं था। 12वां सवाल हम बताएंगे आपको। 12वां पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पे क्या प्राप्त होता है? ये भी बिल्कुल आसान है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब देखिए पिछले बार के जो पेपर हुआ था उसमें आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया था डायरेक्ट। तो ये छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, याद होने चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया। ठीक, तो ये हम लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, ये होता है CaSO4 डॉट, ये होता है हाफ H2O। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं किससे? जल से, तो वास्तव में ऐसे हाफ H2O इस तरह से इसका रिएक्शन होता है। और इससे अभिक्रिया कराने के बाद ये क्या बनाएगा? बनाएगा CaSO4 डॉट, ये बनाएगा 2H2O। ठीक, इस तरह से 2H2O बनाता है। और ये क्या है? ये कहलाता है जिप्सम। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। ठीक है, तो ये 12वां सवाल हो गया, नोट कर दिए इसको। चलिए, अगला सवाल हम करेंगे 13वां। सवाल पूछा गया कि एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये तो आसान है, एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया करवानी है। देखिए, एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। अभिक्रिया किससे करवानी है? सोडियम से। तो ये बन जाएगा ऐसे, ये बनेगा C2H5 और यहाँ बनेगा Na। इसका नाम तो हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, C2H6 या फिर C2H4। तो ये बनता है ऐसे, और प्लस यहाँ से निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस निकलती है ऐसे, और इसके साथ साथ यहाँ पे और भी मिलता है, मतलब जल भी बनता है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो ऑप्शन में आंसर क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, मतलब पूछा गया कि क्या बनता है? 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन में से हमें ये वाला जवाब मिल रहा है, ये कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग, ये कौन सा नंबर का था? यह 13वां। ठीक है, ये 13वां था। अगला हम आते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी का पहला प्रश्न है कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अधिकांश बच्चे इसका जवाब देते हैं गलत।
क्योंकि बस उनके दिमाग में एक ही होता है 23 जोड़ी यानी कि 46। लेकिन इसमें पूछा वो नहीं गया, इसमें पूछा गया है कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या, लिंग गुणसूत्रों की संख्या ये पूछी गई है। मतलब ऐसे गुणसूत्र जो हमें लिंग का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो जब भी लिंग गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो ये हमेशा होती है 2, मतलब हमारे में 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब अगर कुल गुणसूत्र पूछे जाएं, कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, तो ये होते हैं 23 जोड़ी कहिए, या फिर इसी को हम क्या कह देंगे 46, ठीक है। अब ये जो 23 जोड़ी होते हैं इसके 2 प्रकार होते हैं। इसमें से जो 22 जोड़ी होता है, 22 जोड़ी यानी कि 44, ये होते हैं ऑटोसोम्स, जिन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं, कायिक गुणसूत्र, ठीक। और एक जोड़ी जो होता है, एक जोड़ी यानी कि 2, ये होते हैं लिंग गुणसूत्र, ठीक है। ऐसे तो मतलब लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं, और अगर ये पूछ ले कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 22 जोड़ी यानी 44, राइट। चलिए अगला सवाल है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन में उसका उपयोग करना, ये क्या कहलाता है। तो ये तो छोटी सी एक परिभाषा है, दी गई है डायरेक्ट, ठीक है। कि हम बात क्या कहते हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद कोशिकीय प्रक्रम में उसका हम क्या करते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन होती है वो कोशिकाओं के अंदर जाती है, कोशिका के अंदर पहुंच करके वो क्या करती है, ग्लूकोज का विखंडन करती है, ठीक। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन ये क्या कहलाता है, ये श्वसन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन, ठीक है। अगला सवाल है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है। आपने पढ़ा होगा कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, जिसमें से होता है पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला क्या है, अग्र मस्तिष्क, ठीक। और दूसरा क्या है, मध्य मस्तिष्क, और तीसरा क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक। ये 3 इसके भाग हैं। अब आपसे पूछा गया कि मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है, तो जो अग्र मस्तिष्क है यही क्या है, ये मुख्य सोचने वाला भाग होता है, ठीक। ये कौन सा नंबर था, 15वां, ये 13 हो गया, ये 13 था, ये है 14 नंबर, ये है 15, और हम करेंगे कौन सा, 16वां। 16वां प्रश्न है, मस्तिष्क का मुख्य, सॉरी एक मिनट, ये 16वां ही था, ये था 16वां। अब हमें करना है 17वां, ये है 15, है ना, ये 15, क्योंकि 13 नंबर जो हमने किया था 14 नंबर वापस कर लिए थे ऐसे। 17वां नंबर प्रश्न है कि निम्न पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है। तो ये हमने कई बार बताया है कि जो पपीता है या फिर वो जो होता है तरबूज, इसके पुष्प क्या होते हैं, एक लिंगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक लिंगी पुष्प के उदाहरण, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः 2 ही आते हैं, एक होता है पपीता और दूसरा होता है तरबूज, ठीक। ये दोनों इसके एग्जाम्पल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पपीता, यानी कि ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन डी। चलिए 18वां सवाल पूछा गया कि एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है। तो ये हमारा प्रश्न है खाद्य श्रृंखला से। उसमें क्या होता है कि जब एक, मान लीजिए हमने कहा कि ये घास है, ठीक, ये घास को किसने खाया, बकरी ने। तो होता क्या है कि जब घास से एनर्जी बकरी में ट्रांसफर होगी तो इसकी की पूरी एनर्जी बकरी में ट्रांसफर नहीं होगी, केवल इसका 10% भाग ही इसमें ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा स्थानांतरित होती है तो कुल ऊर्जा का केवल 10% भाग ही स्थानांतरित होकर के दूसरे में पहुंचता है। तो ये 18वां हो गया। 18वें का आंसर क्या आ जाएगा, 10%, इसका सही जवाब। 19वां सवाल है हमारा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है।
तो हमने एक रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी है जिसका नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसको हम करके दिखा रहे हैं आपको। होता क्या है वास्तव में, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक। ये दोनों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है C6H12O6 प्लस यहाँ पे बनता है जल वाष्प, और यहाँ पे क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के उत्पाद कौन कौन से हैं। देख लीजिए उत्पाद क्या है, ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज भी इसका उत्पाद है। ये क्या है, जल, ये भी इसका उत्पाद है। और ऑक्सीजन, ये भी इसका उत्पाद है, ठीक है। तो ये तीनों क्या होते हैं, इसके उत्पाद होते हैं, मतलब अभिक्रिया से ये तीनों प्राप्त होते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा 20वां। निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। 20वां सवाल, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो आपको कुछ पादप हार्मोन के नाम पता होने चाहिए, जिनमें से मुख्यतः मेन होता है, एक होता है ऑक्सिन, एक होता है जिबरेलिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों क्या है, मुख्य पादप हार्मोन है। इन तीनों के अलावा एक हार्मोन और होता है जिसका नाम होता है एसिटिलीन, ठीक, एसिटिलीन, वही एसिटिलीन गैस। तो ये एसिटिलीन क्या है, ये भी एक पादप हार्मोन है। ये होती है गैसीय अवस्था में, ठीक है, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। बाकी ये तीनों क्या होते हैं, ये ठोस अवस्था में होते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो उसका आंसर क्या होता है, एसिटिलीन, ठीक है। तो ये 4 पादप हार्मोन आपको याद रखने हैं। तो इसमें पूछा जाए कौन सा नहीं है, तो हम कह देंगे कोई नहीं। एक मिनट, अच्छा सॉरी, कोई नहीं मतलब इसमें ऑप्शन एक दिया गया था, इसमें दिया था एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या है, एक ये पुरुष हार्मोन है। चलिए इतना नोट करिए, ऑब्जेक्टिव वाले हो गए खत्म।